इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक पंडित को दिखाया जाता है जो पंडित अपने कमरे के अंदर बैठा होता है और किसी प्रकार की पूजा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके कमरे के अंदर उसे हलचल होती हुई दिखाई देती है और अचानक से वो देखता है कि बाहर का मौसम पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही थी और दोस्तों बहुत तेज पानी आ रहा था। ये देखकर वो पंडित बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो जैसे अपनी खिड़की को खोलता है तो दोस्तों वो आसमानों में देखता है कि उसे कोई संकेत दिख रहा था कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है। वो फैसला करता है कि वो अपने परिवार के लोगों को बता देगा। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम देख पाते हैं उस पंडित के ऊपर कोई अटैक कर देता है और उसे जान से मारकर खत्म करना चाहता है। वो दरअसल कौन होता है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। पंडित यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है और दोस्तों कोई तो वहाँ पर मौजूद था जो उस रात उस पंडित को जान से मारकर खत्म कर देता है। वेल गाइस, फिर तभी हमको अगले ही सीन में यहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें से यहाँ पर लड़की का नाम रानी और लड़के का नाम सौरभ होता है। ये दोनों के दोनों बारिश में भीग रहे थे और बारिश में मस्ती कर रहे थे कि तभी माँ जी इन्हें अंदर आने के लिए बोलती है। इनकी माँ की बात सुनकर ये दोनों के दोनों फौरन ही अंदर चले जाते हैं और रानी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। सौरभ कुछ काम से चला गया था। रानी अभी बेड पर लेटी ही थी कि तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। रानी ये आवाज़ सुनकर फौरन ही उठ जाती है और वो जैसे अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाती है कि सामने की ओर कोई जानवर जैसी चीज़ बैठी हुई है जो कि वहाँ पर खुदाई करने की कोशिश कर रही थी। रानी जैसी उसे आवाज़ लगाती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और दोस्तों वो देखने में किसी दानव, किसी शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर रानी बहुत डर जाती है और अगले ही पल पीछे से उसका पति सौरभ आ जाता है। सौरभ उससे पूछता है कि आखिर तुम बाहर क्या कर रही हो। रानी उससे बताती है कि मैंने वहां पर कुछ तो देखा था। सौरभ उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे घर के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन रानी अभी भी बहुत डरी हुई थी। वो अपनी माँ को और सौरभ को दोनों को यही बात बताने की कोशिश कर रही थी। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर रात होने को होती है, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और सौरभ और रानी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अब अचानक से दोस्तों गई रात को सौरभ की आंख खुलती है तो वो पाती है कि उसके पेट पर एक मेंढक का बच्चा आकर बैठ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वो फौरन ही उठ जाता है और उस मेंढकी के बच्चे को अपने हाथों में ले लेता है। अब दोस्तों अचानक से हम सौरभ की आंखें देखते हैं जो कि पूरी तरीके से भयानक हो चुकी थी, जिसे देखकर हमें पता चल रहा था कि सौरभ के शरीर पर कोई तो हावी है। ये सौरभ नहीं था। अब सौरभ दोस्तों अचानक से ही अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी रानी की आंख भी खुल जाती है और ये दोनों के दोनों आपस में बातें करने की कोशिश करते हैं। बट सौरभ के हाथ से हमको पता चल रहा था कि ये कोई असली वाला सौरभ नहीं बल्कि कुछ तो गड़बड़ है। खैर दोस्तों, अब इसी तरीके से ये रात बीत जाती है और तभी हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह रानी की आंख खुलती है। वो उठती है तो वो पाती है कि सौरभ के बगल में बेड पर वही मेंढकी बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है और उस मेंढकी को मारने के लिए करीब बढ़ती है। लेकिन सौरभ उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इसे नहीं मारना। रानी को ये सब हरकतें बहुत बुरी लग रही थी और वो सौरभ से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि आखिर तुम्हें इस मेंढक की चेक क्यों आ रही है, तुम्हें जल्दी यहाँ से इसे हटाना होगा। अब दोस्तों सौरभ फौरन ही इस मेंढक को उठाकर अपने हाथों में यहाँ से लेकर चला जाता है। सौरभ उस मेंढकी को ले जाकर फेंकता नहीं है बल्कि उसे एक जगह पर रखता है और उससे बोलता है कि बस सिर्फ 2 रातों की और बात है, फिर अमावस्या की रात को हम अपना बदला पूरा कर लेंगे। अब दोस्तों उसने ऐसा क्यों बोला आगे पता चलेगा आपको। अब दोस्तों अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है यहाँ पर रानी को जो कि बाथरूम के अंदर जाती है। वो देखती है कि सौरभ बाथ टब के अंदर नहाने की कोशिश कर रहा है। रानी सोचती है कि शायद वो कुछ प्यार भरी बातें उससे जाकर करेंगी, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो दोस्तों सौरभ उसकी मुंडी पकड़कर उसके पानी के अंदर गोता लगाने की कोशिश करता है। ये सब हरकतें रानी को बहुत अजीब लगती हैं। उसे समझ में आ चुका था कि उसके पति सौरभ के बर्ताव में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है और पहले जैसा नहीं रहा है। गाइस, कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं सौरभ के काम पर जाने का वक्त हो जाता है और रानी उसके लिए खाना लगा देती है। बट सौरभ कुछ चिंतित सा बैठा हुआ था। अब कुछ ही देर के बाद उसे वहां पर उड़ती हुई एक मक्खी दिखाई देती है और सौरभ दोस्तों उस मक्खी को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। सौरभ देखता है कि वो मक्खी उसकी पत्नी के वहां पर बैठी हुई है।
इसीलिए वो अजीब व गरीब प्रकार की हरकतें करना शुरू कर देता है। वो फौरन ही अपनी पत्नी के करीब बढ़ता है और उसे गलत तरीके से पकड़ लेता है। और तभी दोस्तों अचानक से सौरभ अपनी जबान से, अपनी बड़ी सी जबान से उस मक्खी को खा जाता है। दरअसल वो यहाँ पर मक्खी खाने के लिए आया हुआ था। उसकी पत्नी बहुत शौक हो जाती है और तभी दोस्तों यहाँ पर माँ जी आ जाती है। माँ जी यहाँ पर आकर अपनी बहू रानी से बोलती है कि तुम पंडित जी को अभी तक खाना देने के लिए नहीं गई, जल्दी से जाओ पंडित जी को खाना देकर आओ, जिससे वो भगवान को भोग चढ़ाएंगे। और तभी दोस्तों हम देखते हैं रानी पंडित जी के लिए खाना लेकर चली जाती है। दरअसल दोस्तों पंडित जी इन्हीं के घर के अंदर रहते हैं और रानी जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बजाने की कोशिश करती है तो दोस्तों दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। रानी अपने आप से दरवाजे को खोलती है और अंदर जाती है तो बड़ी ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि दोस्तों पंडित जी अंदर मरे पड़े हुए थे। उनकी गर्दन को किसी ने उनके धड़ से अलग कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन से पंडित जी हैं। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमने जिन पंडित जी को देखा था ये वही पंडित जी हैं जिनको किसी ने बुरी तरीके से मार दिया था। वो क्यों मारा इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। उस वक्त हम पंडित जी के कमरे के अंदर उसी मेंढकी को देख पाते हैं। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं यहाँ पर रानी को, जो कि अपने घर के अंदर टहल रही थी। टहलते टहलते वो जैसी अपनी किचन तक पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका पति कुछ अजीब व गरीब प्रकार की हरकतों से पानी पीने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर दोस्तों वो बहुत शौक हो जाती है और फौरन ही उसके करीब जाती है, उसे छूने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सौरभ का बर्ताव बहुत बदल चुका था। वो देखने में किसी दानव की, किसी हैवान की तरह गुस्सा कर रहा था और उसकी शक्ल भी बहुत भयानक शक्ल बन चुकी थी। अब सौरभ वहां से भाग जाता है और तभी दोस्तों वो उसी मेंढकी के पास में पहुंच जाता है और मेंढकी के पास में बैठकर उससे बोलता है कि अब हम लोग जल्दी ही एक हो जाएंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और वो मेंढकी के गले के अंदर अपनी पत्नी रानी का मंगलसूत्र भी डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, रानी जब वहाँ आती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर इसने उस मेंढकी के गले में मेरा मंगलसूत्र क्यों डाल दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सौरभ उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और वह रानी को ज़ोर से धक्का देता है, जिससे कि रानी के सर पर चोट आ जाती है। सौरभ यहाँ पर उस मेंढकी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब अगले ही पल यहाँ पर माँ जी आती हैं और वो रानी की देखभाल करती हैं। रानी को उठाकर उसकी मरहम पट्टी कर देती है और रानी से पूछने की कोशिश करती हैं कि आखिर सब कुछ कैसे हुआ। तभी रानी दोस्तों पूरी वारदात बताती है कि आपके बेटे सौरभ की हरकतें दिन पे दिन बहुत बदलती जा रही हैं। और पहले जैसा सौरभ नहीं रहा है। वो सारी कहानियां माँ जी को सुना देती है और माँ जी भी एक पल में समझ जाती हैं कि इसके पीछे कोई शैतानी आत्मा का काम है। माँ जी उसकी बात को समझ चुकी थी और माँ जी और रानी मिलकर फैसला करती हैं कि वो सौरभ के करीब जाएंगी, उसका पीछा करने की कोशिश करेंगी कि आखिर वो क्या करता है। अब तभी दोस्तों ये दोनों के दोनों सौरभ का पीछा करने की कोशिश करती हैं। ये लोग जैसे ही जाती है पीछा करते हुए, उन्हें दरअसल कुछ भयानक से पैरों के निशान दिख जाते हैं और वो उन पैरों के निशानों को फॉलो करती करती एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती हैं। और जैसे ही वहां पर जाती हैं तो देखती हैं कि पानी की एक छोटी सी टंकी भरी हुई है। इस टंकी के अंदर से अगले ही पल सौरभ बाहर निकलता है भीगता हुआ। और सौरभ दोस्तों जैसे बाहर आता है तो उसकी आंखें बहुत भयानक होती हैं। माँ जी अपने आप को संभाल नहीं पाती, वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और तभी दोस्तों सौरभ अपनी पत्नी रानी का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। बट इससे पहले कि वो उसे मारता तभी रानी उससे पूछती है कि आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। और तभी दोस्तों सौरभ के अंदर जो आत्मा थी वो अब आगे से बोलती है। अब दोस्तों इस कहानी के अंदर हमको एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में पता चलता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या रहस्य। दरअसल सौरभ के अंदर जिसकी आत्मा है वो दरअसल एक शैतानी मेंढक की आत्मा है। जी हाँ दोस्तों, वो कैसे, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। दरअसल एक मेंढक और मेंढकी का जोड़ा था जिसको दोस्तों सौरभ और उसके परिवार ने पंडित जी की बातों में आकर अलग कर दिया था। उस मेंढक और उसकी मेंढकी के रिश्ते को तोड़ दिया था, उससे जुदा कर दिया था। वो भी इसीलिए क्योंकि पंडित जी ने इन लोगों से कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे काम आबाद हो जाएंगे, तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी और भी बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे। तुम्हें यहाँ पर बरसात के मौसम में मेंढक और मेंढकी को अलग करना होगा। इन्होंने अपने अंधविश्वास के चलते ऐसा काम किया और जब इन लोगों ने ऐसा काम किया तो दोस्तों इन लोगों ने दोनों मेंढक और मेंढकी को एक गंदे पानी के अंदर फेंक दिया था, उबलते हुए पानी के अंदर फेंक दिया था, जिससे कि दोनों के दोनों मारे जाएं। इस काम के अंदर पंडित जी भी शामिल थे।
और उस उबलते हुए पानी के अंदर वो मेंढकी तो बच गई, लेकिन ये मेंढक मारा गया जिसकी आत्मा आज यहाँ पर सौरभ के शरीर के अंदर घुस चुकी है। और इसी मेंढक ने दोस्तों उस पंडित जी को मार दिया था, जिससे कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा। और मेंढक यहाँ पर रानी से बोलता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सारे परिवार को इसका बदला चुकाना होगा। और तभी वो रानी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में माँ जी उठ जाती हैं और उस मेंढक के आगे भीख मांगती हैं। वो मेंढक दोनों के हाथों को बांधकर यहाँ से निकल जाता है और अपनी मेंढकी के पास में पहुँच जाता है। दोस्तों वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो वो उससे आखिरी बार मुलाकात करता है, काफ़ी समय के बाद मुलाकात करता है। वो अपने असली रूप के अंदर आ जाता है, जहाँ वो बहुत भयानक किस्म का दिखाई दे रहा था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं रानी और माँ जी जैसे तैसे करके अपने हाथों को आज़ाद करती हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को पता चल चुका था कि आखिर इस मेंढक को कैसे मारना है। अब तभी हम रानी को देखते हैं जो कि एक नमक से भरा हुआ डब्बा उठाकर उसी पानी की टंकी के पास में पहुँच जाती है। उसे मालूम था कि वो मेंढक इसी के अंदर है और तभी रानी उस पूरे नमक के डिब्बे को यहाँ पर उस मेंढक के ऊपर डालना शुरू कर देती है। वो मेंढक इसे देखकर उसे तकलीफ हो रही थी, इस नमक से उसे बहुत तेज तकलीफ हो रही थी। और अगले ही पल वो पानी से यहाँ पर बाहर निकल आता है और पानी से बाहर आने के बाद वो मेंढक दोस्तों यहाँ पर रानी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, उसे मारना चाहता है। वो उसे खत्म लगभग करने ही वाला होता है कि तभी कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि माँ जी एक नागमाला लेकर आ जाती है जो कि उन्हीं पंडित जी की थी। दोस्तों मेंढकों को नाग से बहुत डर लगता है और ये वही शक्तिशाली नागमाला थी जिस नागमाला को रानी यहाँ पर उस मेंढक के गले के अंदर डाल देती है। जैसे ही रानी ने उसके गले के अंदर उस नागमाला को डाला था तो वो मेंढक अचानक से तड़पना शुरू कर देता है और अब दोस्तों वो यहाँ पर सौरभ के शरीर को छोड़ देता है। सौरभ पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। सौरभ के शरीर से निकलकर वो मेंढक एक तरफ आकर बैठ जाता है। ये लोग उस मेंढक से माफ़ी मांग लेते हैं और कुछ ही देर के बाद वो मेंढकी भी यहाँ पर आती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और ये लोग आज के बाद भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि ऐसे अंधविश्वासों में किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।